हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें स्टूडेंट आपको मैं धारामापी पढ़ा रहा हूं और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ तक स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लो। जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। तो कुछ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं इस चैप्टर में। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट देखो, आपको मैंने बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर धारामापी होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रेक्षित धारामापी और रुद्ध दोलन धारामापी, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। और जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है ये भी दो प्रकार का होता है, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। जो चल कुंडली धारामापी स्टूडेंट ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और एक होता है कीलकित कुंडली धारामापी। लेकिन निलंबित कुंडली धारामापी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड परीक्षाओं में चल कुंडली धारामापी नाम से आता है तो आपको यही करके आना है। ठीक है, इसी को हम चल कुंडली धारामापी का वैसे तो टाइप है बट इसको भी हम चल कुंडली धारामापी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले स्टूडेंट अगर आपको ये समझना है तो डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल आपको तभी समझ आएगा जब आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं है। और ये डायग्राम भी देखो इसी से रिलेटेड है, समझने की कोशिश करना। एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से समझा दूंगा, वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे सर हमारा कोई टॉपिक रह गया है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी या चल कुंडली धारामापी का काम क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट के संसूचन का मतलब डिटेक्ट करना, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नहीं। अगर हमें डिटेक्ट करना है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है नहीं तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें अल्प धाराओं को मापना है, अल्प धारा मापने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। किसका? निलंबित कुंडली धारामापी या चल कुंडली धारामापी का। तो विद्युत धारा के डिटेक्शन, संसूचन तथा मापन, मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। क्या है? निलंबित कुंडली धारामापी के द्वारा हम क्या करते हैं? वैद्युत धारा का डिटेक्शन या मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, इसकी जो क्रिया विधि है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। देखो, मैंने आपको एक बल आघूर्ण का डेरिवेशन कराया था जिसमें एक आयताकार कुंडली थी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, इस तरीके से PQRS एक कुंडली थी। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने एक बना चुका हूँ आप सभी के लिए। वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई थी। तो ये भी उसी प्रकार, जैसे इस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट ये भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब समझना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लो, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट लिखी हुई है संरचना या कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको किस प्रकार से बनाया गया है। तो यहाँ सब थोड़ा सही तरह समझना। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले इंसुलेटेड का मतलब पृथक्करण, मतलब एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए तार, जितने भी तार हमने कुंडली पर लपेटे हैं, पतले इंसुलेटेड तार के एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। समझना, देखो स्टूडेंट, ये दिखाई दे रही है, ये हमारी क्रोड है। ये अंदर जो है ना, ये लोहे की क्रोड होती है, नरम लोहे की क्रोड होती है। इसके ऊपर हमने स्टूडेंट ये जो दिखाई दे रही है आप सभी को, ये वाली, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है जिसमें क्रोड रखी हुई है। और इस फ्रेम के ऊपर आपको जो दिखाई दे रही है तांबे की कुंडली लिपटी होती है, मतलब तांबे के बहुत सारे तार होते हैं जो कि ऊपर लपेट दिए जाते हैं इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं तांबे की कुंडली या तांबे के तारों की कुंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तांबे के फेरे होते हैं। ठीक है ना, मतलब तांबे के तार के फेरे होते हैं। तो ये हो गया बेसिक। इस कुंडली को पतली फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से एक स्थायी चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच लटकाया जाता है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? ये तांबे के तार की कुंडली है जिसको हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है, इससे लटका दिया है। और ये कहां पर लटकी हुई है आप सभी को देख रहे हो, ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जो दो ध्रुव खंड हैं N और S। N का मतलब आप सभी जानते हो नॉर्थ पोल, और S का मतलब क्या होता है? साउथ पोल। तो ये NS के बीच लटकी हुई है ये कुंडली आपको जो दिखाई दे रही है। ठीक है, लटकाया जाता है। पत्ती का ऊपर का सिरा, देखो ये जो पत्ती है ना, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो पत्ती है, इसका ऊपर का सिरा हमने मरोड़ टोपी, एक मरोड़ टोपी होता है, मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है।
कुंडली का जो निचला सिरा है एक अत्यंत पतले, देखो कुंडली का जो निचला सिरा है एक अत्यंत पतले फॉस्फर, ये भी जो तार है, ये जो कुंडली दिखाई दे रही है ना स्प्रिंग टाइप की, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही होती है। ठीक है, तो कुंडली का जो निचला सिरा है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है। इतना क्लियर है? देखो यही लिखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, एक अत्यंत पतले फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार के ढीले स्प्रिंग से जुड़ा होता है। कुंडली के भीतर, आप सभी देख रहे हो, कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की क्रोड सी बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। आप सभी को दिखाई दे रहा है कि ये जो क्रोड है क्या कहीं पर किसी को टच कर रही है? क्या कुंडली को कहीं टच कर रही है क्रोड? नहीं टच कर रही ना, तो यही हमने यहां पर लिखा है। क्रोड जो है वो बल रेखाओं को संकेंद्रित कर देती है। देखो क्रोड रखने का रीजन क्या है कि यहां से देखो बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, एन से एस की ओर जाते हैं, हम सभी को पता होगा इस टाइप से ये बल रेखाएं होंगी। तो ये क्या करता है, ये जो क्रोड है लोहे की बनी होती है और आप सभी जानते हो कि लोहा क्या करता है, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो क्रोड है, जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है उनको संकेंद्रित कर देती है, जिसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो और ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस क्रोड की वजह से। तो मैंने आपको यही लिखाया आगे देती है, तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बल रेखाओं को संकेंद्रित कर दिया है। एन से एस की ओर जाते हैं, आप सभी को पता होगा स्टूडेंट इतना तो। ठीक है, आप सभी को मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। वैसे मैं सारी चीजें ये दिखा दी है नीचे, ये आपको ऐसे दिखाना नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल कैसे क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आगे लिखा है स्टूडेंट, निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण, देखो इसको निलंबन पत्ती कहते हैं। इस निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा सा दर्पण ये दिखाई दे रहा है, इस छोटा सा दर्पण लगा होता है। इसका काम क्या है? देखो इसके द्वारा ही विद्युत धारा का डिटेक्शन किया जाएगा। इसके द्वारा देखो एक व्यवस्था है, मैं आपको समझा रहा हूं आगे। एक छोटा दर्पण एम लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है तथा जिसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। अब देखो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे विक्षेप उत्पन्न होगा। अब जो भी विक्षेप उत्पन्न होता है एक व्यवस्था होती है लैंप और पैमाने की सहायता से। मतलब अब दर्पण है, दर्पण पर रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ये रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट कहां पर? लैंप और पैमाने की सहायता। मतलब जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है उसको हम लैंप और पैमाने की सहायता, पैमाने पर स्टूडेंट इंडिकेट होगा कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो पैमाने पर इंडिकेट होती जाएगी। लैंप तथा पैमाने की सहायता से उसको पढ़ा जा सकता है किसको? जो भी इसमें विक्षेपक उत्पन्न हो या विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे लिखा है स्टूडेंट, धारा जिसका मापन करना हो टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है तथा निलंबन कुंडली व स्प्रिंग से होकर दूसरे टर्मिनल T2 से निर्गत होती है। अब देखो ये तो केवल और केवल इसकी संरचना होगी। अब समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अब मेरी भाषा में समझना, अभी आपने जो थ्योरी लिखी थी वो भी अपनी भाषा है वैसे। ठीक है, देखो होता है क्या स्टूडेंट, ये लोहे की, नरम लोहे की एक क्रोड है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है, उसके ऊपर तांबे की कुंडली होती है, मतलब तांबे के बहुत सारे तार होते हैं जिनको लपेट दिया जाता है। ठीक है, और इसको हमने कहाँ रखा है? इस कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हैं एन और एस के बीच रखा है। ठीक है, और जहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्टूडेंट वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना, ये भी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है स्टूडेंट वो भी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि कुंडली का जो तल है, अब ये कुंडली का अब जैसे मैं बोर्ड का तल है, ये हमारा बोर्ड का तल हो गया। ठीक है, तो बोर्ड का तल और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कह सकते हो कि कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगर हमने कुंडली के तल पर कोई रेखा खींच दी, कोई स्पर्श रेखा खींच दी या कोई लंब डाल दिया, तो वो लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की कैसा है? समांतर है। तो अगर हमने कुंडली के तल पर कोई लंब डाल दिया तो वो लंब उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमें त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लेना है। अब देखो इस प्रकार से चुंबक लेने का भी रीजन है। देखो आप सभी को दिखाई दे रहा है लगभग ये कैसे गोल है या नहीं है? अब इस तरीके से लेने का क्या रीजन होगा स्टूडेंट कि अगर बल रेखाएं निकल रही है तो हर एक कंडीशन में, देखो इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से बनाएंगे इसको, तो हर एक कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर कंडीशन में परपेंडिकुलर निकल के आए। मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा। ये वाला व्यू है इस तरीके से, मतलब अगर हम उपकरण की बात करें तो पूरा उपकरण ये है। ऊपर का जो टॉप व्यू होगा ना, ये टॉप व्यू वो मैंने यहां पर दिखाया अलग।
ठीक है, ये टॉप व्यू है जिसकी सहायता से मैं बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो हम पूरा का पूरा बेसिक समझते हैं कि हुआ क्या है। अब देखो इसका ये है आगे, ठीक है ना, आगे क्या हुआ स्टूडेंट, एक दर्पण लगा हुआ है और ये निलंबन पत्ती होती है। निलंबन पत्ती का हम संबंध कर देते हैं फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती से। आगे फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती जो मरोड़ टोपी से जुड़ी हुई है, मरोड़ टोपी का संबंध हम टर्मिनल T1 से कर देते हैं और यहाँ पर हमारा सर्किट लगा हुआ है। सर्किट का मतलब क्या है कि यहाँ से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा जो है वो टर्मिनल T1 से जाएगी और टर्मिनल T2 से बाहर निकलती है। टर्मिनल T1 से तो प्रवेश करेगी और टर्मिनल T2 से बाहर निकलेगी। और निचला सिरा जो है कुंडली का वो हमने फॉस्फर ब्रोंज की ही एक पत्ती होती, फॉस्फर ब्रोंज की ही एक स्प्रिंग होती है, उससे जोड़ दिया है और इसको आगे हमने टर्मिनल T2 से जोड़ा है और टर्मिनल T2 से स्टूडेंट हमारी जो है क्या धारा बाहर निकलेगी, यहाँ से नहीं, इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि क्रियाविधि मतलब वर्क फंक्शन कैसे होगा, कैसे हम माने कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसके द्वारा माप सकेंगे। तो समझना, देखो सुन, टर्मिनल T1 से धारा आ रही है, मरोड़ टोपी से होती हुई फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती से होती हुई वो धारा कहाँ आएगी, इस कॉइल में। कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जब विद्युत धारा कॉइल में प्रवाहित हो रही है तो स्टूडेंट ये कॉइल कहाँ रखी हुई है, जो दो ध्रुव खंडों के बीच रखी हुई है और इनके बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। कैसा है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली पर एक बलयुग्म लगाता है, एक मूवमेंट ऑफ कपल लगाता है, जिसकी वजह से ये जो कुंडली है वो घूमने लगती है। क्यों घूमने लगती है, क्योंकि हमने इसमें धारा प्रवाहित की है। धारा प्रवाहित करने की वजह से कुंडली कॉइल घूमने लगेगी, इस तरीके से घूमने लगेगी। कॉइल हमारी इस तरीके से घूम रही है और जब ये कॉइल घूमेगी तो इसके साथ साथ ये जो फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है ये भी घूमेगी, क्योंकि जब कॉइल का अटैचमेंट किससे है, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती से। तो जब आपकी कॉइल इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, कितनी घूमेगी वो डिपेंड करेगा कि कितनी धारा हमने प्रवाहित की है। जितनी ज्यादा धारा हमने प्रवाहित होगी, अगर सर्किट में ज्यादा धारा है तो वो जो कॉइल है ज्यादा घूमेगी, ये जो कॉइल है वो ज्यादा घूमेगी। अगर धारा का मान कम है तो कॉइल भी कम घूमेगी। तो इसका मतलब क्या है कि फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, ऐंठन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपने झूला देखा है, झूला देखा है ना आप सभी ने, अब बचपन में झूलते हुए, तो जब उस झूले को घुमाते हैं तो ऊपर रस्सी में क्या होता है, ऐंठन से लगती जाती हैं। अब ऐंठन लग चुकी है तो वो कंडीशन, ऐंठन किसकी वजह से लग रही है, यहाँ पर धारा की वजह से। और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो छोड़ने पर क्या होता है स्टूडेंट कि वो पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। क्या आ जाता है, झूला। अब यहां पर उसी अवस्था में कौन लेके आता है, ये स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो कॉइल है वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है जो इसकी कंडीशन पहले थी। तो स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग को क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये पहले वाली अवस्था में आ जाए, इस वजह से हमने इस स्प्रिंग को लगाया है। क्लियर है, झूला आप सभी ने देखा होगा कि अपनी उसी अवस्था में आ जाता है, वही चीज यहां पर भी हो रही है। तो ये जो कॉइल घूम रही है, क्यों घूम रही है, धारा प्रवाहित की है। धारा प्रवाहित करने की वजह से उस कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र के कारण, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बलयुग्म कार्य करता है। उस बलयुग्म की वजह से ये जो कॉइल है वो घूमने लगती है। और कितनी ज्यादा घूमेगी, जितनी ज्यादा धारा होगी। अगर धारा का मान कम है तो कॉइल जो है वो धीरे धीरे कम घूमेगी। तो कम घूमेगी तो ऐंठन भी इसमें कम उत्पन्न होगी। तो ऐंठन कम उत्पन्न होगी तो धारा जो है इस गोलीय दर्पण के कारण इस वाली व्यवस्था से, लैंप तथा पैमाने की सहायता से हम उस धारा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने दर्पण भी इसी वजह से लगाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ज्यादा ऐंठन इसमें उत्पन्न होगी। जितनी ज्यादा ऐंठन उत्पन्न होगी उतनी ही हमें पता पड़ जाएगा इस व्यवस्था से कि इसमें कितनी ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है। समझने की कोशिश करना इस डायग्राम से। देखो ये इसका हमने टॉप व्यू दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल मानो इसका टॉप व्यू है, ठीक है। अब ये टॉप व्यू हमने इस तरीके से दिखाया है, समझने की कोशिश करना। अब ये N और S दो ध्रुव खंड हैं और ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने का रीजन आप सभी जानते हो कि कॉइल का तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। एक दूसरे के समांतर होंगे तो बलयुग्म का आघूर्ण, अगर हम इसमें टाउ निकालेंगे तो टाउ भी निकालूंगा, कैसे निकल के आएगा। तो अगर हमने कुंडली पर कोई लंब डाला तो वो जो लंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये टॉप व्यू है और टॉप व्यू में ये आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से धुरी है। धुरी का मतलब अब ये कॉइल है ऊपर, तो ये नीचे कहीं ना कहीं तो जुड़ी होगी किसी से। तो जब ये N और S के बीच
एन और एस के बीच रखी हुई है। तो स्टूडेंट जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कॉइल घूमने लगेगी। किस पर घूमेगी? उस धुरी पर जिस पर रखी हुई है। कॉइल घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। अब देखो जितनी ज्यादा कॉइल घूमेगी, समझने आप, जितनी ज्यादा कॉइल घूमेगी तो धुरी भी उतनी ज्यादा घूमेगी। समझना ये क्यों लगाया गया है। देखो कॉइल घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। अब ये समझना, हमने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो कॉइल घूमने लगेगी, ठीक है ना। कॉइल इस तरीके से धीरे धीरे घूमने लगेगी। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी ये संकेतक उतना ही ज्यादा घूम जाएगा, ये संकेतक उतना ही ज्यादा घूम जाएगा। अब ये धुरी है, संकेतक लगा हुआ है, अब धारा ज्यादा है तो ये संकेतक इस कंडीशन में है तो यहां तक पहुंच जाएगा। तो हमें पता पड़ जाएगा इसमें 1 एम्पीयर की धारा है, 2 एम्पीयर की, 3 एम्पीयर की, 4 एम्पीयर की, 5 एम्पीयर की। तो हम इस संकेतक के द्वारा बता सकते हैं कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्षणिक धाराओं को मापने के लिए हम निलंबित कुंडली धारा मापी को यूज करते हैं। तो इस संकेतक के थ्रू हमें पता पड़ जाएगा कि कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो स्टूडेंट इस कंडीशन में आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, जो कि हर एक कंडीशन में, ये हर एक कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? ये एंगल जो है हर एक कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। क्लियर है? अब देखो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आप सभी को। कुंडली का जो तल है वो तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, लेकिन कुंडली के तल पर जो हम रेखा खींच रहे हैं ना, जो हम उस पर रेखा खींची है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है? कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। T1 से धारा प्रवेश करती है, मरोड़ टोपी, फॉस्फोब्रॉन्ज की पत्ती और यहाँ पर निलंबन पत्ती से होती हुई स्टूडेंट ये कॉइल में प्रवेश कर जाती है। अब 2 ध्रुवखंड हैं N और S, जिनके बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो कॉइल है वो धारा की वजह से घूमने लगती है। धारा की वजह से कॉइल क्या होगी? घूमने लगेगी। तो जितनी ज्यादा धारा होगी कॉइल भी उतनी ही ज्यादा घूमेगी, तो उतना ही ज्यादा इसमें विक्षेपक आएगा, उतनी ज्यादा इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। होगा नहीं होगा? तो जितना ज्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा उसका मतलब है कि धारा भी उतनी ही ज्यादा प्रबल है। 5 एम्पीयर की, 4 एम्पीयर की, जितनी भी है। देखो क्षणिक धाराओं को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और आगे ये स्प्रिंग क्यों लगाई है? क्योंकि इस स्प्रिंग की वजह से जितनी देखो ऐंठन उत्पन्न होगी, अब इसको दोबारा से उसी अवस्था में लाने का प्रयास कौन करेगा? ये स्प्रिंग। स्प्रिंग की वजह से ये जो कॉइल है दोबारा से उसी अवस्था में लौट आती है जिस अवस्था में ये पहले थी, और टर्मिनल T2 से धारा जो है वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर हमने इसका टॉप व्यू दिखाया है, जो ऊपर का हिस्सा है ना वो हमने स्टूडेंट नीचे दिखाया कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड है। ये वाली, ये क्या है? नर्म लोहे की क्रोड है, ठीक है। जो नर्म लोहे की क्रोड हमने यहाँ ली है ना वो यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है ना, गोल तरीके से दिखाई है, क्योंकि टॉप व्यू लेना, ऊपर वाला व्यू दिखा रहे हैं हम सभी। और ये इसमें धुरी है। धुरी का मतलब अब जैसे मार्कर की बात करूँ, ठीक है ना, मार्कर, अब ये इसकी नीचे का सिरा जो है ये क्या हो जाएगी? इसकी धुरी हो जाएगी जिस पर ये लगी हुई है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ऊपर कॉइल घूमने लगेगी। किसकी सहायता से घूम रही है? उस धुरी की वजह से। कॉइल घूमी, जब कॉइल घूमेगी स्टूडेंट, ये जो क्रोड है ये घूमेगी तो संकेतक पर ये सुई जो आगे बढ़ेगी। जब ये सुई आगे बढ़ेगी तो हम मेजर कर लेंगे कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की, 3 एम्पीयर की, या फिर ज्यादा है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा हो जाएगा संरचना, और ये हमने बता दिया है कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। संरचना भी आपको समझ में आ गई। देखो पूरी थ्योरी मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखी है, कोई अपनी तरफ से नई चीज नहीं है। आप सभी देख सकते हो हर एक चीज बहुत बारीकी से मैंने बताई है कि किस तरीके से इसमें। देखो संरचना को अगर मैं नहीं लिखता तो आप सभी को अगर ऐसे ही बता देता कि इसमें देखो क्या होता है, एक लोहे की क्रोड होती है जिस पर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है, उसके ऊपर तांबे की तार की कुंडली लटकी होती है जो कि ध्रुवखंड NS के बीच लगी होती है। इसके ऊपर एक निलंबन पत्ती होती है, एक दर्पण होता है, इसके ऊपर निलंबन पत्ती होती है जिसका संबंध हम फॉस्फोब्रॉन्ज की पत्ती से कर देते हैं, और इसका संबंध हम मरोड़ टोपी से करते हैं, मरोड़ टोपी का संबंध हम टर्मिनल T1 से कर देते हैं। इसका जो निचला सिरा है क्रोड का, कुंडली का, वो फॉस्फोब्रॉन्ज की एक स्प्रिंग से लगा होता है, और आगे इसका संबंध हम T2 से कर देते हैं। देखो बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, अगर मैं आपको बता देता तो आप ओरली इसको नहीं लिख पाते। पहले उस डायग्राम को समझो, उस डायग्राम से आप इस थ्योरी को पूरा का पूरा बना सकते हो। अब स्टूडेंट हम जानते हैं इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत। देखो कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। तो मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, फिर भी दिक्कत हो कमेंट कर देना यार। बहुत सिंपल है, ये इसका टॉप व्यू दिखा दिया हमने, और ये हमने पूरा का पूरा सर्किट बताया है कि किस तरीके से सर्किट जुड़ा हुआ था। अब जानते हैं इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो स्टूडेंट कुंडली पर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है ना। धारा मापी में धारा सुग्राहिता, धारा मापी में वोल्टेज सुग्राहिता, कई चीजें इसमें निकाली जाती हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर आप डालोगे सिद्धांत, प्रिंसिपल। अब देखो स्टूडेंट सिद्धांत में क्या है, मैंने आपको बताया कि कुंडली का तल
चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, समांतर है। यह त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। यह त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, आगे लिखना चाहते हो। यह त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। अब ऐसा नहीं होगा तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो है थीटा का मान जो है 90 डिग्री नहीं होगा। अगर त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो थीटा का मान हमें 90 डिग्री लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इस कुंडली पर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, यहां लिखोगे कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, आप सभी देखो मैं पढ़ा चुका हूं, आप सभी को शायद पता होगा। टाउ बराबर आप सभी को मैंने पढ़ाया था NIAB sin थीटा, आप सभी ने पढ़ा होगा, गलती से तो पढ़ा होगा ना। थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री, तो लगा दोगे NIAB sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है? 1, तो कितना निकल के आया? टाउ बराबर NIAB, ये हमारा टाउ का मान निकल के आ गया। अब एक चीज़ बताओ, जब स्टूडेंट हम ये कुंडली जो है, कॉइल जो वो घूम रही है, घूमने पर स्टूडेंट इसमें क्या उत्पन्न हो रही है? ऐंठन। क्या उत्पन्न हो रही है? ऐंठन। तो ऐंठन बलयुग्म होता है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं ऐंठन बलयुग्म होता है हमारे यहाँ पर C, ऐंठन बलयुग्म C, तथा ऐंठन का कोण, ऐंठन का कोण फाई हो तो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण, ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। तो स्टूडेंट उसको भी टाउ से दिखाएं तो टाउ बराबर होता है हमारे यहाँ पर C5। क्या होता है? टाउ बराबर C5। दूसरी कंडीशन बना लोगे तो ये जो है ये कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐंठन बलयुग्म, ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पत्ती है इस पर कार्य करेगा। ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण कितना है? टाउ बराबर C5। अब साम्यावस्था की कंडीशन में ये दोनों मान कैसे होंगे? ये दोनों टाउ टाउ के मान हैं, तो ये दोनों वैल्यूज कैसे होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगी। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कुछ नहीं है, दोनों के इक्वल कर दो एक दूसरे के। तो NIAB इज इक्वल टू C5, NIAB इज इक्वल टू C5। तो स्टूडेंट आगे क्या करोगे? या I का मान निकालेंगे यहां से हम, I बराबर NAB को उधर लेके चले जाओ, तो C/NAB। ठीक है ना, इसको कर दो ऐसे इंटू 5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखो यहां पर हमने जो C/NAB दिखाया है स्टूडेंट, ये होता है कांस्टेंट। बट यहां लिखोगे बट C/NAB इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग K। क्या लेते हैं यहाँ पर? K। और यहाँ पर K का मान स्टूडेंट मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, या आगे लिख लो, बस कुछ नहीं है, I बराबर इसकी जगह K लगा दूंगा मैं, K इंटू 5। तो यहाँ K क्या है स्टूडेंट? यहाँ K है धारा परिवर्तन गुणांक, आप लिख लेना यहाँ पर। यहाँ K क्या है? धारा परिवर्तन गुणांक। तो यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली स्टूडेंट, I बराबर कितना होगा? K इंटू 5। इतना समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण थीटा का मान 90 डिग्री हुआ। तो कुंडली पर जो बलयुग्म आघूर्ण है वो कितना कार्य करेगा? टाउ बराबर NIAB sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमने कितनी लगा दी? 90, और sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो टाउ का मान कितना रह जाएगा? इतना। अब देखो जो पत्ती फॉस्फोर ब्रॉन्ज की हमने ली है स्टूडेंट, उस पर बलयुग्म का आघूर्ण, अब देखो जब उसको घुमा रहे हो तो ऐंठन लगेगी नहीं लगेगी? तो ऐंठन बलयुग्म कितना माना है हमने उसमें C, और ऐंठन का जो कोण है वो कितना माना है? 5। कितना माना है? 5। तो ऐंठन बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो कितना होगा? टाउ बराबर C5। कितना होगा? टाउ बराबर C5। दोनों ही टाउ की वैल्यूज हैं, दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिया, तो हमारे निकल के आ गया NIAB इज इक्वल टू C5। I का मान आप निकाल सकते हो, NAB को C के नीचे लेके चले जाओ, तो I बराबर C/NAB इंटू 5। तो C/NAB क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर K है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो स्टूडेंट कमेंट करके बता देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना तो कर ही दिया करो यार। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करोगे।
टॉपिक देखो टफ नहीं है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है। चलो मैं इसका एक लेक्चर आपको और आएगा जिसका धारा मापी का मैं अमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, कल ही वो वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो आगे क्या करोगे, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कैसे निकालेंगे, धारा सुग्राहिता। अब देखो स्टूडेंट, धारा मापी की अगर आपको धारा सुग्राहिता निकालनी है तो देखो स्टूडेंट, आप सभी ने क्या पढ़ा है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता निकालने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है यार, सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहां लिखोगे धारा सुग्राहिता, इसको हम SI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसे, SI से, ठीक है। धारा मापी की धारा, क्योंकि देखो S का मतलब होता है सेंसिटिविटी, I का मतलब होता है धारा, इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। फाई क्या था, ऐंठन का कोण है, और आई क्या है, जितनी धारा, अब देखो उसने कुछ ना कुछ धारा मापी होगी तो वो होती है हमारी आई। तो अगर आपको धारा सुग्राहिता निकालनी है, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, तो उसके लिए ये सूत्र होता है, होगा फाई अपॉन आई। अब आप सब भी कहोगे कि यहाँ से फाई का मान कैसे यूज करें, फाई का मान कैसे निकालें। तो स्टूडेंट समझो, देखो कुछ नहीं करना यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप सभी से फाई की वैल्यू जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बताओ। फाई बराबर सी को इधर लेके आओ, NIAB अपॉन सी, यही दोगे, NIAB अपॉन सी। तो मैं भी फाई की जगह यही वैल्यू लगाऊंगा, NIAB अपॉन सी, और ये हमारा आई नीचे चली रहा है, तो आई साई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, NAB अपॉन सी। ये क्या है स्टूडेंट, हमारी धारा सुग्राहिता निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, धारा सुग्राहिता। अब आप सभी यहां से देख रहे हो कि धारा सुग्राहिता जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। धारा सुग्राहिता का जो मान है वो फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा कुंडली में फेरे होंगे, धारा सुग्राहिता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड कंडीशन है SI प्रोपोर्शनल A। ए क्या है स्टूडेंट, एक चीज बताओ, ए है क्षेत्रफल, क्या होता है, जो हमने कुंडली रखी है उसका क्षेत्रफल। तो फेरे मतलब क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, SI धारा सुग्राहिता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी कंडीशन है SI प्रोपोर्शनल B, अर्थात धारा सुग्राहिता का मान चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा, धारा सुग्राहिता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। और चौथी कंडीशन है स्टूडेंट यहां पर SI प्रोपोर्शनल 1/C, मतलब ऐंठन का जो कोण है, सी क्या माना था हम, सॉरी ऐंठन बलयुग्म माना था, तो ऐंठन बलयुग्म का मान जितना ज्यादा होगा, SI का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मान जितना ज़्यादा होगा इसका मान उतना ही कम होगा, इसका मान जितना कम होगा इसका मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये है स्टूडेंट हमारी करंट सेंसिटिविटी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा टॉपिक हमारा और रह गया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं इधर से। अब देखो वोल्टेज सुग्राहिता कैसे निकालोगे, यहाँ डालो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। देखो टॉपिक बहुत ज्यादा इजी था ये, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। तो सेम इसी तरीके से करना है जैसा आपने यहां पर किया था, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दोगे, वोल्टेज सुग्राहिता, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं SV से, V का मतलब वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू फाई अपॉन V। यहां पर आपने क्या किया था, फाई अपॉन I किया था, बट यहां पर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन V। और बट आप सभी जानते हो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। तो मैं इस V की जगह अगर इस वैल्यू को लगा दूं, मतलब यहां से मैं इस V को हटा दूं और इसकी जगह पर इसको लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, SV इज इक्वल टू फाई अपॉन, लगा दो IR, फाई अपॉन IR। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फाई की वैल्यू लगानी है, तो फाई की वैल्यू आप यही लगा दोगे, फिर वही कंडीशन, फाई का मान क्या लगाओगे, NIAB अपॉन C बटे IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, NAB अपॉन CR।
ये हमारा वोल्टेज उग्राहिता के लिए सूत्र हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, एस वी का जो मान है जैसे यहाँ पर 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना, वैसे ही वहाँ पर भी चारों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एस वी का जो मान है वो प्रोपोर्शनल एन होगा, एस वी का जो मान है प्रोपोर्शनल बी होगा, एस वी का जो मान है प्रोपोर्शनल ए होगा, एस वी का जो मान है प्रोपोर्शनल 1/c होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम वोल्टेज उग्राहिता के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है धारामापी की धारा उग्राहिता और ये है धारामापी की वोल्टेज उग्राहिता। क्लियर है सभी को? तो कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप सभी को दोबारा से बताने में, ठीक है। बट उम्मीद करता हूँ अगर आप दोबारा से वीडियो को देख लोगे ना तो भी आपको ये सब भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी जिसमें आपको धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण और धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा सा टाइम ले गया है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से शेयर करना जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फ्री फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।